ओके, तो आज हम अपने फोर्थ जो इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है वो स्टार्ट कर लिया, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स. And this particular nucleic acid, it is important and is responsible for storage and transmission of genetic information. Means जो भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ट्रेवल हो रही है वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से ट्रेवल हो रही है. और अगर हम हिस्ट्री की बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, तो फ्रेडरिक मिश्चर in about 1920s और लाइक 1920s में न्यूक्लिक एसिड्स का जो एलिमेंटल स्ट्रक्चर था वो इल्यूसिडेट स्टार्ट कर दिया था. बट फ्रेडरिक मिश्चर ने अराउंड 1870s में आइसोलेट किया था फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड को. एंड ही आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल्स. एंड उस टाइम पर उनको ऐसा जिनका कोई फंक्शन नहीं पता था, अननोन बायोमोलिक्यूल था, जस्ट ये पता था कि ये वीकली एसिडिक इन नेचर है. एंड जो कॉटन स्वैब्स थे उनमें से इसको आइसोलेट किया गया था एंड इसको इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन का. किसने? फ्रेडरिक मिश्चर ने. उसके बाद अराउंड 1920s में ये सब हुआ, 1870s में. उसके बाद अराउंड 1920s में इसका एलिमेंटल स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट ट्राई करने की कोशिश की गई, ट्राई किया गया, तो उसमें पता चला कि जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स में अब तक हम देख रहे थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ साथ एक और एलिमेंट मिला है. वो क्या है? फोस्फोरस. और यहाँ पर हमें फोस्फोरस मिला और सल्फर नहीं मिला. तो ये सब किस में प्रेजेंट थे? कार्बोहाइड्रेट्स में भी प्रेजेंट थे. फिर अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में भी मिल जाती है ये चीजें. और प्रोटीन्स में भी मिलती हैं. प्रोटीन्स में डिफरेंस क्या होता था? वहां पर डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी प्रेजेंट थे, तो वहां पर सल्फर भी होता था. पर अभी जब ये फोर्थ बायोमोलिक्यूल डिस्कवर किया गया तो वहां पर इनको फोस्फोरस मिला. और ये जो बायोमोलिक्यूल्स में ये एलिमेंट्स थे ये तो कॉमन ही थे पहले से. तो लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग जस्ट उनको पता था कि न्यूक्लिक एसिड्स दे आर वीकली एसिडिक इन नेचर एंड दे आर WBCs, white blood cells. कॉटन स्वैब से. एंड बस ये पता था कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वीकली एसिडिक है, तो उनका नाम इन्होंने न्यूक्लियल रख दिया. और उसके बाद लाइक डिस्कवरी होती रही और बाद में पता चला कि उनमें फोस्फोरस प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ सल्फर. तो अभी हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. जो भी इंजरी होती थी लाइक उनको क्लीन करते टाइम पर जो भी लाइक कॉटन स्वैब पर एक्सट्रैक्टेड मटेरियल था किसी भी इंजरी का, वहां से उन्होंने WBC को एक्सट्रैक्ट किया और लाइक रफली DNA उन्होंने आइसोलेट किया था. जैसे आज हम अपनी लैब्स में DNA को आइसोलेट करते हैं, जो भी कंडीशंस यूज करते हैं, उस टाइम पर ऐसा नहीं था. उन्होंने कुछ नई डिस्कवरी की थी जो अब तक बायोमोलिक्यूल्स के जो उनको केमिस्ट्री पता थी उनसे कुछ उन्होंने डिफरेंट आइसोलेट किया और उसको रिकॉर्ड किया और उसका नाम दे दिया. Okay, and now we know nucleic acids, these are the polymers of nucleotides. So let us study the structure of nucleic acids.
एंड अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एज वेल एज आरएनए। और उनमें डिफरेंस किसका होता है? शुगर का। जो इनके पास शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, बस उसका डिफरेंस होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। तो न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, sugars, that is deoxyribose in case of DNA and ribose sugar in case of RNA. These two, when they are present together, they are known as nucleosides, and nucleosides plus phosphate, or we can say this is the third constituent. This makes the nucleotide. Is it fine? ये समझ आया? And this sugar consists of 5 carbons. एंड अभी हम इनको लाइक सबको एक एक करके देखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट द नाइट्रोजनस बेसेस। जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं इधर इन डीएनए और आरएनए, वो दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्यूरीन एंड द अदर वन इज पायरिमिडीन। प्यूरीन का स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, जबकि पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। This is purine. And this is pyrimidine. अभी प्यूरिन्स में दो होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडीन्स में तीन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो अगर हम इनकी कार्बन्स की और नाइट्रोजन्स की जो ये इस रिंग में प्रेजेंट है इनकी नंबरिंग करेंगे, तो प्यूरिन्स में ध्यान दो कि नंबरिंग स्टार्ट होगी नाइट्रोजन से, एंड पी के बाद क्या आ रहा है? यू। तो यहां से याद रखना कि नाइट्रोजन कौन सा यूज कर रहे हैं? अपर नाइट्रोजन। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So in case of adenine, we have 6. At sixth position, this position, we have amino group. So adenine is 6-aminopurine. In case of guanine, we have at second position amino group, and at sixth position we have oxo group. So guanine is 2-amino 6-oxypurine. In case of pyrimidines, we have uracil, that is at second position we have oxy,
and at fourth position we have again oxy. Yes, numbering is left in this case. So यहाँ पर जो भी नंबरिंग हमने की है, सी नंबरिंग ऐसे गई है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. इन केस ऑफ पायरिमिडीन हम नंबर नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले नाइट्रोजन से, एंड नंबरिंग जाएगी क्लॉकवाइज. This is first, this is second, third, fourth, fifth, and sixth. In case of uracil, we have at second and fourth position oxy groups. So uracil is 2,4-dioxypyrimidine. Next is thymine. Thymine is 5-methyl uracil. मीन्स अगर पायरिमिडीन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम 2,4-dioxy 5-methyl pyrimidine. Last that we have is cytosine, that is 2-oxy and 4-amino pyrimidine. ये स्ट्रक्चर सबके समझ आए? In case of DNA, we have A, T, G, and C. In case of RNA, we have nitrogenous bases A, U, G, and C. Thymine is replaced by uracil in case of RNA. तो एक ही नाइट्रोजन बेस पेयर का फर्क होने से क्या स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? लाइक आई एम आस्किंग कि थाइमिन को यूरेसिल में रिप्लेस कर दिया गया है, तो उससे रिएक्टिविटी पर एंड स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई आइडिया है? Which one of DNA or RNA is more reactive? Tamanna said yes. Okay. So RNA acting mostly as enzyme, so it is like more reactive, while for DNA that carries the genetic information over the generations, it needs to be more stable. जब हम शुगर देखेंगे, एक 2' पोजीशन पर वहां पर जो OH प्रेजेंट है, इन केस ऑफ RNA जो उसको रिएक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, वहां पर इन केस ऑफ DNA we have only hydrogen, so the reactivity from RNA DNA is reduced by this hydroxyl group. हाइड्रोक्सिल को हटा दिया जाता है. हाँ, मैं चुप हो गया था जब मैंने देखा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, मैं चुप हो गया. इतना समझ आया जो स्लाइड पर अभी मेंशन है? जस्ट अभी जो बोला एक बार रिपीट कर दीजिए. ओके, मैंने ये बोला कि डीएनए और आरएनए में थोड़ा रिएक्टिविटी का डिफरेंसेस होता है, और वो उनकी शुगर जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर है, उनकी वजह से ये हो रहा है. लाइक मॉडिफिकेशन अगर नाइट्रोजनस बेसिस के टाइम पर देखे तो सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप की ही एक्स्ट्रा एडिटिविटी है इन केस ऑफ थाइमिन. तो यहाँ से अगर हम देखें तो इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये नहीं लगता कि पहले यूरेसिल बना है, यूरेसिल में मॉडिफिकेशन से थाइमिन बना है. तो क्या ये एक प्रूफ नहीं है कि पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, उसके बाद इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वी हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल? क्या ये एक प्रूफ आप लोगों को लग रहा है?
ओके। और रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का पॉइंट यही है कि आरएनए इज मोर रिएक्टिव, और डिफरेंस कहाँ पर है उन दोनों की? शुगर्स में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम शुगर ही डिस्कस करेंगे। तो वहां देखेंगे जो 2' पोजीशन है शुगर की, वहां पर आरएनए के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और डीएनए की शुगर जो कि डीऑक्सीराइबोज है, वहां पर सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इसकी एक डिसएडवांटेज भी है कि जब अल्कलीन कंडीशंस होंगी, मींस पीएच जब हाई होगी, तो वहां पर जो ये है यूरेसिल है, इसकी लाइक ये टूटने लग जाता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी उसमें से उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। ये हाइड्रोक्सिल, दिस 2' हाइड्रोक्सिल, इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, जबकि डीएनए में वो हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस कर दिया गया है टू मेक इट मोर स्टेबल, टू मेक इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। Now we will be discussing the properties of nitrogenous bases. तो पहला पॉइंट है इनके नाम में, नाइट्रोजनस एंड बेसिस। तो these are slightly basic in nature. Purines and pyrimidines, when they are free in like solution, they are weakly basic in nature. Next point is the purines and pyrimidines. These are aromatic molecules. And like due to the electron delocalization among the atoms of the ring, the ring gives the partial double bond character. And due to this partial double bond character, pyrimidines, these are planar in nature. Pyrimidines, these are planar, while purines, these are nearly planar. Not totally, but these are nearly planar in nature. Purines and pyrimidines, these are hydrophobic and insoluble in water. और ये insolubility, it is like at the neutral pH of the cell. जब acidic या फिर alkaline pH होगी, तो इन bases पर they will acquire charges, and then the solubility in water it will increases. ये insoluble है at neutral pH में. Next point that we have is the functional groups of pyrimidines and purines are ring nitrogens, carbonic groups, and exocyclic amino groups. जो भी पॉइंट क्लियर ना हो तो अभी चैट बॉक्स में लिख देना। फिफ्थ पॉइंट इज जो इनमें प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स में फंक्शनल ग्रुप होगा, वो क्या होगा? उनका जो रिंग नाइट्रोजन, दोनों में देखा था ना, प्यूरिन में भी पायरिमिडीन में भी रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट था। दूसरा कार्बोनिल ग्रुप्स, और थर्ड जो रिंग के बाहर अमाइनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, वो इनके फंक्शनल ग्रुप्स है।
एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इनको, जैसे प्रोटीन्स को 280 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का लैम्डा मैक्स होता है 260 नैनोमीटर। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, somebody asked me to repeat second point. Okay, Nishita, second point is जो purines and pyrimidines है, these are aromatic molecules and due to electron delocalization they acquire the partial double bond character। और जब मैं यहाँ बता रहा हूँ थोड़ी सी केमिस्ट्री, sp3 होता है सिंगल बॉन्ड एंड ये होता है नॉन प्लेनर, sp2 होता है डबल बॉन्ड, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, एंड ये होता है प्लेनर इन नेचर। मीन्स सबको पार्शियल डबल बॉन्ड दे दिया उनको, तो हाइब्रिडाइजेशन को उन्होंने sp2 बना लिया है। तो पायरिमिडीन्स के केस में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो नियरली पूरा अच्छे से इंट्रोड्यूस हो गया है पूरे मॉलिक्यूल में, तो वो प्लेनर बन गया, जबकि प्यूरिन्स में इट इज नियरली प्लेनर। इज इट क्लियर? And the last point that we have is purines and pyrimidines, they can exist in two tautomeric forms. I hope you guys have heard this word, tautomeric forms. Tautomers कौन से आइसोमर्स होते हैं, किसी को कोई आइडिया है? बता दो, पता है या नहीं पता है, जल्दी लिखो। ओके, टोटोमेरिज्म हम दो टाइप की पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज कीटो एंड इनोल, ketoenol form, and the second one is amino and imino form। तो जो कीटो एंड इनोल फॉर्म होती है, जो कार्बोक्सिल सी डबल बॉन्ड ओ होता है एंड यहाँ पर एक कार्बन से अटैच्ड था, तो इसमें क्या होगा कि कीटो इज कन्वर्टेड इनटू En and OL। En means double bond, this form is converted into double bond and OL is alcohol, this is keto form, this is enol form। जो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स हमने देखी हैं, लाइक 2,4-डाईऑक्सीपायरिमिडीन, तो वहां पर जो कीटो फॉर्म थी वो कन्वर्ट हो सकते हैं इस इनोल फॉर्म में। मींस ये एक डबल बॉन्ड ले आएगा और OH फॉर्म कर लेगा। इज इट क्लियर? दिस इज कीटो इनोल फॉर्म। यस अंजू, राइट। एंड amine to imino form is like this is amine form, primary form, it can exist in like this imino form, secondary form, these are interconvertible, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेंगे। Is it fine? ये एग्जिस्ट कर सकते हैं दोनों फॉर्म्स में, बट these keto and amino forms these are more stable, तो ये प्रीडोमिनेंट रहते हैं नेचर में। these keto and amine forms these are more stable, तो ये डोमिनेंटली प्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर? ओके गुंजन, 6 पॉइंट, जैसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोटीन डिटेक्शन कर रहे थे, तो प्रोटीन डिटेक्शन हमने लैम्डा मैक्स
लिया था यूवी एब्जॉर्प्शन में 280 नैनोमीटर। ये याद है, प्रोटीन की को जब हम डिटेक्ट करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो हमने लिया था 280 नैनोमीटर। सिमिलरली जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की होती है वो जनरली अराउंड होती है 260 नैनोमीटर। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि वो लैम्डा मैक्स ही पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन फॉर्म्स लाइक सॉल्यूशन में फ्री एग्जिस्ट कर रहे हैं और दूसरा वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म में है। तो एब्जॉर्प्शन है वो फ्री फॉर्म में इट इज लाइक थोड़ा सा ज्यादा होता है, इट इज हाई, जबकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बेसिस की स्टैकिंग हो जाती है। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? ये चीज वैसे हम आगे पढ़ेंगे जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की प्रॉपर्टीज देखें, पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जब बेसिस फ्री प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में as compared to in connected form is bit high because जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म होगी उनमें बेसिस की स्टैकिंग हो जाती है, ठीक? तो उस वजह से उनकी थोड़ी सी कम होती है लैम्डा मैक्स। और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्री हो जाते हैं, टूट जाती है चेन, तो हम उसको नाम भी दिया गया, दैट इज नोन एज हाइपरक्रोमेसिटी। Okay, next we have is sugars. अंजू वो हम अभी आगे देखेंगे, अभी उस पर स्टक मत रहो, वो हम आगे देखेंगे। जैसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा तो हम उसकी भी प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो वो आगे आ जाएगा, रिपीट होगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स, we in nucleotides we have two kinds of 5 carbon pentose sugar, that is ribose, and the other one is deoxyribose. So in case of ribose sugar, this is the distinction between ribose and deoxyribose sugar. The rest of the structure remains same. See, which form is this, alpha or beta form? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। यस, तो यहाँ पर ये OH प्रेजेंट होता है 2' पोजीशन, बस यही डिफरेंस है इनकी शुगर्स में।
और इसी डिफरेंस की वजह से जब हम अल्कलाइन कंडीशंस देखते हैं तो आरएनए की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। Because 2' hydroxyl group in RNA, it is directly involved in the process और जो products होंगे वो होंगे cyclic 2' 3' monophosphate nucleotides मीन CAMP बन जाएंगे अगर लाइक हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, शुगर्स पता चला। तो अभी शुगर्स की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो जो पेंटोज रिंग होती है इट इज नॉट प्लेनर। पेंटोज रिंग or we can say pentose sugar, it is not planar in nature but at this C2 and C3 carbon sugar puckering takes place. What it means is, what puckering is, एक नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ जाना या फिर प्लेनर से नॉन प्लेनर की तरफ आना और इन सिंपल प्लेन्स को चेंज करना, दैट इज नोन एज पकरिंग। So in general, sugar puckering takes place at C2 and C3 carbon. And when it takes place at C2, it forms the C2 endo conformation. And when in case of C3 atom, it is above the plane, it forms the C3 endo conformation. ये चीज समझ आई? मीन्स जो भी कार्बन इन दोनों में से अबव द प्लेन जाएगा तो वो उसी की एंडो कॉन्फर्मेशन फॉर्म कर रहा है। अगर C2 कार्बन इट इज अबव द प्लेन देन इट फॉर्म्स C2 एंडो कॉन्फर्मेशन, and if C3 carbon is above the plane it forms C3 endo conformation. Is it clear now? अभी नेचर में कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म में, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ही ज्यादा डोमिनेंट होगी। तो इन केस ऑफ बी डीएनए, अभी मैं बताऊंगा डीएनए के टाइप्स बट नोट कर लो। इन केस ऑफ बी डीएनए C2 endo conformation it predominates, while in case of RNA and A form of DNA, RNA and A form of DNA, or ADNA, we have C3 endo conformation. These are again important questions and direct questions. Is it fine? The third component that we have is, अभी तक हमने दो पढ़ लिए हैं, नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर्स। अगर ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर ले एक दूसरे के साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड।
यस, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो जब हम फोस्फेट ग्रुप की बात करें तो फोस्फेट ग्रुप के पास सेंट्रल फोस्फोरस होगा और 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। दिस इज फोस्फेट ग्रुप, बट डिफरेंट पीएच रेंजेस पर इनका चार्ज वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे ही फोस्फेट ग्रुप की भी पीकेए वैल्यूज होती है। दिस अकर्स एट 12.3 पीकेए वैल्यू। अभी मैं यहीं पर किसी ने मुझसे पूछा था अमाइनो एसिड्स का भी बता देना, तो मैं वहीं यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप की 3 पीके वैल्यूज हैं। दिस इज 2.2, दिस इज 7.2 एंड दिस इज 12.3। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये कौन सी कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन और एसिडिक मीडियम। दिस इज अराउंड न्यूट्रल, दिस इज एट अल्कलाइन। एक बात और है, जो फोस्फेट ग्रुप है वो नेट चार्ज प्रोवाइड करते हैं डीएनए या आरएनए पे। तो डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है, वो किसकी वजह से होता है, इसी फोस्फेट की वजह से। और नेगेटिव चार्ज डीएनए अराउंड न्यूट्रल पीएच पे होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो जिसको भी अमाइनो एसिड्स का पूछना था, मैं यहीं पर बता रहा हूँ अमाइनो एसिड्स में क्या चीज प्रेजेंट थी, कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पर कार्बोक्सिल एक अपना H प्लस दे सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, डीप्रोटोनाइज कर सकते हैं। और अमीनो ग्रुप एक H प्लस ऐड करवा सकता है, मींस प्रोटोनेशन कर सकते हैं। सिमिलरली इस केस में जब यहाँ पर है, तो फोस्फेट के पास जितनी भी OH हैं दे आर अकोमोडेटेड विद हाइड्रोजन्स। अगर मीडियम में और भी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वो और अकोमोडेट नहीं कर सकता। जैसे जैसे चार्ज ऑन पेप्टाइड, आई थिंक आई हैव कवर्ड दैट थिंग। अगर अमाइनो एसिड्स पर चार्ज हम पढ़ चुके हैं, तो पेप्टाइड पर चार्ज में क्या कौन सी इशू है, जो साइड चेन्स पर चार्ज होगा बस वो ही पेप्टाइड पर चार्ज होगा। क्योंकि ये दो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अगर पेप्टाइड पर चार्ज निकालना है तो तुम्हें पता करना होगा साइड चेन उस पेप्टाइड में जो भी इन्वॉल्व है उस पर चार्ज। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, यहाँ पर जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन्स पर जितना भी उनके वैलेंसियां उनके अकॉर्डिंगली उनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाउ जैसे जैसे इसमें हम बेस ऐड कर रहे हैं, उसमें अल्कलाइन इंक्रीज कर रहे हैं, तो डीप्रोटोनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ पर प्रोटोनेशन हुआ। फिर फर्दर पीएच राइज की, तो 2 पर हो गया। फिर फर्दर राइज की, लाइक दिस इज टू मच, अब तो और हाइड्रोजन बचे ही नहीं है इस पर्टिकुलर पीएच रेंज पर। उसने टोटल डिप्रोटोनेट कर दिया खुद को और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर दिया। इज इट फाइन? ये समझ आया सबको? वेट फॉर अ मिनट।
Am I audible now? Now we will be discussing the next topic, that is bonds involved in the formation of polynucleotide. तो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स बनते हैं। अभी तक हम देख रहे थे एक या दो ही बॉन्ड्स इन्वॉल्व थे, बट न्यूक्लियोटाइड्स के केस में तीन तीन चीजें इन्वॉल्व है। क्या क्या है? शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फोस्फेट ग्रुप है। और ये तीनों लिंक्ड है डिफरेंट टाइप के बॉन्ड से। तो पहला बॉन्ड है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Glycosidic bond is present between sugar and nitrogenous base. Next bond that we have is phosphoester bond. Phosphoester bond ये कुछ ऐसा होगा and it is present between base and phosphate. Similarly, when this phosphoester bond is present on both of the sides of a particular phosphate, then it forms phosphodiester. Again, it will be present between the bases and the phosphate. And the last that we have is phosphoanhydride. It is present between the phosphate and the phosphate. Carbon, oxygen, and phosphate. Now, if we see, okay, phosphodiester bond तो अभी हम बना के ही देखेंगे। जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्टेड होंगे, वो कनेक्टेड होंगे फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। दोनों में ही प्रेजेंट होगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और वो 3' कार्बन एक शुगर मॉलिक्यूल को अटैच करेगा 5' कार्बन ऑफ अनदर शुगर। अभी एक तो स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, तो मैं बना रहा हूँ अभी स्ट्रक्चर। पिछली स्लाइड सबको क्लियर थी?
सी यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड 1 है, सिमिलरली एक फोस्फेट और प्रेजेंट था थर्ड, जैसे यहाँ पर 3 प्रेजेंट है, तो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड वहां पर भी प्रेजेंट था। दिस इज फोस्फेट ग्रुप, दिस इज न्यूक्लियोटाइड 2। जो OH ग्रुप थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है शुगर के, दैट विल अटैक ऑन द फोस्फेट, फर्स्ट फोस्फेट, एंड पायरोफोस्फेट विल बी रिमूव, पायरोफोस्फेट विल बी रिमूव एंड यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, and that bond will consist of this type of structure, and फिर ये कंप्लीट, एंड इसके ऊपर में ये कंप्लीट रहेगा। कुछ समझ आया? दिस इज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, दैट इज लिंक्ड विद 1 फोस्फेट। दोनों तरफ एक एक एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। इस साइड भी एक एस्टर बॉन्ड है, इस साइड भी एक एस्टर बॉन्ड है, एंड इट फॉर्म्स डाइन्यूक्लियोटाइड। इज इट क्लियर? ये समझ आए या फिर मैं कल स्लाइड्स पर इनकी फोटो पेस्ट करके समझाऊं? ओके। ये शुगर में जो 3 डैश पोजीशन पर OH प्रेजेंट था, दिस विल react with this first phosphate group of another nucleotide and it will form ester bond। एक एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट, ये एस्टर बॉन्ड तो ऑलरेडी, COP जो हम बॉन्ड देखा था पिछली स्लाइड में, तो ये एक एस्टर बॉन्ड है। सिमिलरली COP एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पर बनेगा और ये जो 2 फॉस्फेट है ये रिमूव हो जाएंगे। अब समझ आया? ओके, मैं कल स्लाइड्स पे भी कर दूंगा, बट समझ आया? तो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में कोई डाउट्स हो तो वो अभी बता दो। कल हम चरगफ रूल से स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, बोन्स हैं, और जो स्ट्रक्चर हमने अभी तक देखा है वो है। आज आज वाली क्लास में अगर कोई डाउट्स हो तो वो अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अदरवाइज दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। ओके, so let's see tomorrow.